जय हिंद दोस्तों। मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी का एपिसोड 1। पॉलिटी और ज्योग्राफी का एपिसोड 1। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको ज्योग्राफी का एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 यानी कि 3 एपिसोड में वीडियो दिया है और वो जो सीरीज चल रहा है एपिसोड वाला उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, वो चलता रहेगा। और उसी के साथ साथ पॉलिटी विषय का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भी एपिसोड 1 की तरह 2, 3, 4 करके करके पूरा पॉलिटी के मैं प्रश्नों को करवा दूंगा। इस प्रकार से ज्योग्राफी पॉलिटी होने के बाद मैं इतिहास के भी प्रश्नों को करवाऊंगा, यानी लगभग जीएस के जितने भी प्रश्न हैं मैं सारा का सारा यहाँ पे आपको करवा दूंगा। ये पॉलिटी और ज्योग्राफी का एपिसोड 1 है। इसमें भी हमने लिया है टॉप 30 प्रश्नों को। किसको? टॉप 30 प्रश्नों को। और ये जितने भी टॉप 30 प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो ये सभी प्रश्न जो इसमें मैंने शामिल किए हैं सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए पुनः इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न दोहराए जाते हैं। और हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी की मैं संपूर्ण व्याख्या बताता चलता हूं, तो आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठिएगा ताकि जो मैं व्याख्या करूं उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं इसी चैनल पर रोज़ाना शाम को 9 बजे लाइव मिलता हूं। कैसे मिलता हूं? लाइव मिलता हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठाएं, ताकि इसका लाभ मुझे भी मिल सके। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपके पास 4 ऑप्शन है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। और आपको मिलते हैं कुल 5 सेकेंड का समय। उत्तर कीजिए, उत्तर कीजिए दोस्तों। चलिए, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था, जितना भी वीडियो मैंने दिया है आपको, ज्योग्राफी के 3 एपिसोड दिए हैं, उन तीनों ही एपिसोड के वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप यदि उन वीडियो को नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा से भारत के या फिर कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों का नाम सुनिएगा क्रमशः: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से ये जो कर्क रेखा ये गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और ध्यान दीजिएगा कि 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। 8 राज्यों का नाम हमने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, ये जो कर्क रेखा है यह इन 8 राज्यों में अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में है। और अगर पूछे कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान राज्य में है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप बीच बीच में बताते चलिएगा और आप लोग उत्तर करते चलिएगा। ठीक है, ध्यान रहे, एक बार मैं फिर से कह दे रहा, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और हाँ, पहले अभी लाइक कर दीजिए आप लोग वीडियो को, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: रूस से या अमेरिका से या फ्रांस से या आयरलैंड से। आपको मिलते हैं कुल 5 सेकेंड उत्तर करने के लिए। बताइए। तो दोस्तों, आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं। इसका सही उत्तर है आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड से। अगर आपसे कहता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन अगर कहता मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तब मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य की बात करेगा, सॉरी दोस्तों, सॉरी, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। देखिए कितनी बड़ी भारी मिस्टेक हो जाता अभी। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, मौलिक अधिकार लिया गया है
अमेरिका से, ठीक है। आयरलैंड से तो लिया गया है नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीपीएसपी अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। क्लियर है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। देखिए अगर रूस ऑप्शन में नहीं है तो यूएसएसआर कहेगा, और यूएसएसआर अगर नहीं रहेगा तो पूर्व सोवियत संघ रहेगा, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी रहेगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे उत्तर में क्या दिया है आपको, रूस दिया है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, राष्ट्रपति है, या संसद है, या संविधान है, या जनता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन के साथ आपको मिलते हैं कुल 5 सेकेंड का समय कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत या अंतिम स्रोत कौन होता है, बताइए। यदि आप लोगों ने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है जनता। क्या है, जनता, यानी भारत के लोग। अगर आप प्रस्तावना का प्रस्तावना का प्रथम लाइन पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि हम भारत के लोग अर्थात जनता, भारत की जनता भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे या बनाने के लिए, है ना। यानी कि जो कुछ भी बनाया जाएगा किसके द्वारा बनाया जाएगा, हम भारत के लोगों द्वारा। राजनीतिक सत्ता का अगर हम पूछे कि अंतिम स्रोत किस में है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, जनता होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, जनता होना चाहिए। या आपसे पूछ दे कि राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है तो भी आपको जनता, क्योंकि जो सत्ता है, जो सरकार में आते हैं वो किसके बलबूते आते हैं, जनता के बलबूते आते हैं। जनता जब चाहे कि उनको उखाड़ के फेंक सकती है। यानी कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा या फिर विधानसभा का चुनाव होता है, जो चुनाव में जनता जैसे जो सत्ता पक्ष है उसको हटा भी सकती है, उसको ला भी सकती है। तो राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है, भारतीय जनता, यानी हम भारत के लोग हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं और बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य से नहीं लगती है, किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य से नहीं लगती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। आपको मिलते हैं कुल 5 सेकेंड का समय, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है बताइए, हाँ बताइए। इसका सही उत्तर है मेघालय। क्या है, मेघालय। ध्यान दीजिएगा, जो भूटान राज्य की सीमाएं हैं वे 4 राज्यों से लगती है। जो भूटान है वह 4 राज्यों से लगता है, और वह 4 राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। वह 4 राज्य है। पहला राज्य है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा राज्य है असम। जबकि जो मेघालय है, मेघालय यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत उत्तर हो जाता है। यानी कि मेघालय जो है वो भूटान राज्य से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते 5वें प्रश्न की तरफ। और हमारा 5वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्य के सृजन के लिए, बहुत तगड़ा प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन के लिए किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत तगड़ा प्रश्न है। आपके सामने उत्तर है 7वीं अनुसूची, तृतीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची या प्रथम अनुसूची। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन के लिए, यानी नए राज्य का गठन की बात कर रहा है। क्या, नए राज्य की गठन की बात कर रहा है या स्थापना की बात कर रहा है। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। आपको मिलते हैं टोटल 5 सेकेंड, उत्तर कीजिए आप सब। तो दोस्तों बताइए, इसका सही उत्तर है द्वितीय अनुसूची। क्या, द्वितीय अनुसूची। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम अनुसूची में तो संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची कहता है राज्यों के गठन की बात करता है या स्थापना की बात करता है या नए राज्य के सृजन की बात करता है। जबकि तृतीय अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची कहती है राज्यों के पुनर्गठन की बात। यानी कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र के अलावा बाहर से कोई राज्य शामिल करना हो आपको भारत में, तब आप किस अनुसूची का प्रयोग करेंगे, दूसरे का, यानी कि नए राज्य का सृजन कर रहे हैं। अगर आप भारत के अंदर जो राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को काट के लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया गया,
इसको हैदराबाद को आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बना दिया गया। अगर ऐसी कंडीशन आती है किसी राज्य को तोड़ फोड़ना है या फिर काटना है या फिर 2-3 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना है या एक राज्य को काट के 2 या 3 राज्य बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में आपका कौन सा उत्तर सही होता? तीसरा। कौन सा? तृतीय अनुसूची सही होता। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है नए राज्य के सृजन के लिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुसूची 2। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। इसकी चर्चा तो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में भी किया है, तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। अच्छा बता ही दीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, बताइए पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। ये तगड़ा प्रश्न है, कह रहा है कि किन 2 पर्वतों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? अरे बोलो क्या कश्मीर घाटी स्थित है? जरा बताइए किन 2 पर्वतों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? आपके सामने 4 उत्तर है, लद्दाख काराकोरम, बृहद हिमालय और काराकोरम के बीच, या बृहद हिमालय पीर पंजाल के बीच, या लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच। तो बताइए किन 2 पर्वतों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? और आपको मिलते हैं कुल 5 सेकेंड, बताइए। बताइए जल्दी उत्तर कीजिए। तो दोस्तों जो कश्मीर घाटी है वह स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल हिमालय के बीच में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा 8वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख निम्न में से किन अनुच्छेदों में है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5 से 11 अनुच्छेदों में, या 12 से 36 अनुच्छेदों में, या 36 से 51 अनुच्छेदों में, या 52 से 151 अनुच्छेदों में। आपसे पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है, या फिर निम्न में से किस अनुच्छेद में है। और आपको मिलते हैं कुल 5 सेकेंड उत्तर बताने के लिए। तो उत्तर बताएं आप, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। क्या? 36 से 51, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 12 से 36। क्या? 12 से 36। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में है संघ तथा राज्यों का उल्लेख। फिर 5 से 11 तक में क्या है? ये है नागरिकता का उल्लेख। फिर 12 से 36 तक में क्या दोस्तों? 36 तक में क्या? 12-36 तक में मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, और बात करेंगे अगर 36 से 51 तक की, तो 36 से 51 तक है नीति निदेशक तत्व है। और बात करेंगे 52 से 151 तक की, यानी इसमें टोटल कितने अनुच्छेद आपको दिखाई दे रहे हैं? 100 अनुच्छेद। और ये है भाग 5 जो कि है संघ। ठीक है, इसमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, CAG, महान्यायवादी, सारे के सारे लोग किसमें शामिल हो जाएंगे? अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत। जबकि आपसे यहाँ पे प्रश्न क्या था? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस में है? तो 12 से 36 तक में। क्लियर है, वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी कि यदि आपके देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है वर्तमान समय में या फिर किसी भी समय, तो उस समय राष्ट्रपति का जो कार्यभार होगा कौन ग्रहण करेगा? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। लोकसभा अध्यक्ष ग्रहण करेगा, या मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा, या प्रधानमंत्री ग्रहण करेगा, या मंत्रिपरिषद ग्रहण करेगा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड और उत्तर कीजिए आप, उत्तर कीजिए आप। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे पहले अच्छा आप लोग उत्तर कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका सही उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो एकदम वरिष्ठतम यानी मुख्य न्यायाधीश है वह होगा। ठीक है, CJI जिसको हम लोग कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह क्या करेंगे? राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेंगे। कब ग्रहण करेंगे? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, या फिर राष्ट्रपति अकस्मात रूप से या फिर कहीं और चला गया है, किसी दूसरे देश में गया है, या फिर आपके भारत में या फिर
राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश खाली है, तो उस समय राष्ट्रपति के कार्यभार कौन ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन मान लेते कि उपराष्ट्रपति का भी पद नहीं है, खाली है, तो उस समय कौन ग्रहण करेगा भाई राष्ट्रपति का पद? तो उस समय ग्रहण करेगा मुख्य न्यायाधीश। कौन ग्रहण करेगा? मुख्य न्यायाधीश। अब मान लेते हैं कि आपके देश में मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब कौन ग्रहण करेगा? तब सुप्रीम कोर्ट का ही सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश ग्रहण करेगा राष्ट्रपति का कार्यभार। अब यदि हम आपसे पूछे कि क्या भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति रही हो? तो बिल्कुल ऐसा एक बार हुआ है। ठीक है, अगर एक बार हुआ है तो यानी कि मुख्य न्यायाधीश क्या बना था? राष्ट्रपति बना था, यानी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तो वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था? उसका नाम था एम हिदायतुल्लाह। क्या? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न पर, और आज का हमारा 10वां प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कितनी बार हुई है? अभी तक कितनी बार हुई है? तो दोस्तों इसका उत्तर दीजिए, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। उत्तर दीजिए कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कितनी बार हुई है? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, आगे मैंने प्रश्न डाला हुआ है, वहीं पर चर्चा हम कर लेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? आपको मिलते हैं कुल 5 सेकेंड, और आपके सामने उत्तर है 4। उत्तर कीजिए आप कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है, या प्रशासनिक शक्ति है, या न्यायिक शक्ति है, या अच्छा ये शक्ति हो गया है, गलत कर दीजिए। चलिए, वैसे ये ऑप्शन सही भी नहीं है, अब इसको गलत ही कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये 3 ऑप्शन बताइए, विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति। इन तीनों ऑप्शन बताइए कौन सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विधायी शक्ति। कैसा शक्ति होगा? विधायी शक्ति। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। और राष्ट्रपति जारी कब करेगा? जब लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदन अपने सत्र में नहीं होंगे। मान लेते हैं कि एक सदन सत्र में है, एक सदन सत्र में नहीं है, तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि कोई भी नियम या कानून बनाने के लिए हमको दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि अगर एक सदन अपने सत्र में है तो भी राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, वेरी गुड। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 123 में है। आइए अगला प्रश्न है हमारा, और अगला प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, या अरावली पर्वत श्रेणी, या राजमहल पहाड़ी, या विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो आपके सामने ये 4 उत्तर है, और आपको मिलते हैं कुल 5 सेकेंड। तो उत्तर कीजिए कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये तो दोस्तों कई बार पूछा गया है ना। चलिए, वैसे फिर भी मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ और आप लोग उत्तर कीजिए। इसको मैंने शायद पिछली वाली वीडियो में भी इस प्रश्न का मैंने चर्चा किया था, हालांकि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैंने उसकी व्याख्या किया हुआ था, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पहाड़ी। क्या हो जाएगा? अरावली पहाड़ी। आगे 14वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकाल जारी कर सकता है? राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकाल जारी कर सकता है? और आपके सामने मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय, और 4 ऑप्शन है, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, या 4 प्रकार से। कितने प्रकार से राष्ट्रपति आपातकाल जारी कर सकता है, जरा हमको बताएं। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। अच्छा, ये 3 प्रकार का जो आपातकाल जारी किया जाता है, ये जो 3 प्रकार का आपातकाल जारी किया जाता है, इसके नाम क्या क्या है? इसके नाम क्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले को कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहते हैं? पहले को कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे को कहते हैं राष्ट्रपति आपातकाल। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल। और तीसरे को क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल। तो ध्यान रखिएगा, जो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, यह इसका उल्लेख है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति का
जो राष्ट्रपति आपातकाल है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकाल जारी करता है? तो 3 प्रकार का। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति का उल्लेख यानी राष्ट्रपति आपातकाल का उल्लेख 356 में और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख 360 में। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला प्रश्न हमारा 15वां कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपको मिलते हैं कुल 5 सेकेंड। तो आप हमको उत्तर करके बताइए कि उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? चलिए दोस्तों उत्तर कीजिए आप लोग। देखिएगा दोस्तों, ये जो उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान मैं उत्तर कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 69 में। किसमें? अनुच्छेद 69 में। देखिए, यदि आप संविधान की अनुसूची पढ़े होंगे तो अनुसूची 3 कहता है। कौन सा? अनुसूची 3 कहता है कि जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं वे जो शपथ लेंगे किसके तहत लेंगे? अनुसूची 3 के तहत। अनुसूची 3 के तहत। लेकिन 3 शख्स ऐसे हैं। कितने? 3 शख्स ऐसे हैं जो कि अनुसूची के तहत अपना शपथ नहीं लेते हैं, वे अपना शपथ अनुच्छेदों के तहत लेते हैं। ठीक है, जैसा कि एक तो हो गया आपका कौन? उपराष्ट्रपति किसके तहत शपथ लेता है? अनुच्छेद के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 69 के तहत, 69 के तहत। और बात करेंगे अनुच्छेद 159 के तहत कौन लेता है? तो अनुच्छेद 159 के तहत लेता है राज्यपाल अपना शपथ। ठीक है, और जो एक ये बच रहा है आपका अनुच्छेद 60, तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। जबकि बाकी अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो चाहे पूरा मंत्रिपरिषद हो, वह किसके तहत अपना शपथ लेता है? अनुसूची 3 के अंतर्गत अपना शपथ लेता है। किसके तहत? अनुसूची 3 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? कितने समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड और आप उत्तर कीजिए। चलिए देखिए, अधिकतम तो लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। कितना? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि राष्ट्रपति शासन जो है एक बार में कितने समय तक के लिए लगाया जाएगा, तो एक बार में लगाया जाएगा 6 माह तक के लिए। लेकिन अगर पूछे अधिकतम समय तक के लिए, तो आपका उत्तर होगा कि अधिकतम समय कितना हो सकता है? 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर एक बार में 6 माह तक के लगाया जाएगा, लेकिन अधिकतम कितने समय तक के लिए? 3 वर्ष तक के लिए। ध्यान रखिएगा, एक बार लागू होता तो 6 महीने रहेगा, तो 3 वर्ष तक कैसे जाएगा? तो 6 महीने के बाद तुरंत क्या चाहिए? संसद का अनुमोदन चाहिए। किसका अनुमोदन चाहिए? संसद का अनुमोदन चाहिए, तभी 6 माह से बढ़ करके 3 वर्ष तक किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा 6 माह के लिए जब 6 माह पे अनुमोदन करेगा तो 6 माह तक बढ़ेगा, यानी प्रत्येक 6 माह पर क्या करना पड़ेगा? संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 17वां कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड और उत्तर कीजिए आप। कह रहा है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं क्या वे एक से अधिक बार अपने पद पर निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। अगर निर्वाचित किए जा सकते हैं यानी पुनः निर्वाचन किया जा सकता है, तो पुनः निर्वाचन का जो बात करता है कौन सा अनुच्छेद करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 52। उत्तर कीजिए, 5 सेकंड तो है ही आपके पास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 57। क्या होगा? अनुच्छेद 57, है ना। बात करेंगे अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की बात है। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति को कौन कौन से लोग वोट करेंगे। और अनुच्छेद 55 में
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या पद्धति का उल्लेख है, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह किस रीति से या वह किस पद्धति से होता है, ठीक। और अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में है, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आज का हमारा है कि लोकसभा का कार्यकाल, क्या दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके सामने ऑप्शन है 4 और मिलते हैं आपको कुल 5 सेकंड, तो उत्तर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, उत्तर करते रहिए आप सब। अनावश्यक बातों पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग प्रश्न का उत्तर करने में बिलीव कीजिए और उत्तर कीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। वेरी गुड दोस्तों, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का दोस्तों, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो लोकसभा होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। वेरी गुड, आगे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 19वां कि निम्नलिखित में कौन निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी इन चारों व्यक्तियों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुना गया, यानी कि उसका कोई विरोधी ही नहीं रहा है ना। तो आपको मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय, और आप उत्तर कीजिए, उत्तर कीजिए आप सभी। बिल्कुल 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 दोस्तों, इसका सबसे सही उत्तर कौन होगा, नीलम संजीवा रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी। तो जो नीलम संजीव रेड्डी है ये निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। अगर बात करें कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो सबसे पहला राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने पुनः निर्वाचन की बात किया था पीछे, तो अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कितनी बार नियुक्त किए गए हैं, जो कि 2 बार, कितनी बार, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद से जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्यकाल तक रहे हैं, अर्थात 5 साल तक ही रहे हैं। और बात करेगा अगर प्रथम उपराष्ट्रपति की, तो प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूरा नाम है। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तो हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न 20वां कहता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। क्या कह रहा है दोस्तों कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड और आप उत्तर कीजिए दोस्तों, है ना। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर, या कावेरी नदी पर, या स्वर्णरेखा नदी पर, या नर्मदा नदी पर। आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकेंड है बताने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, उत्तर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए उत्तर। चलिए, तो इसका सही उत्तर कौन सा दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर। इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। आइए आगे बात करते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। और 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी झील है, खारे पानी की झील है। तो आपके समक्ष मिलते हैं 4 ऑप्शन, चिल्का झील, रेणुका झील, बुलर झील, या डल झील। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बताइए दोस्तों, आपको दे रहे हैं हम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का समय हम आपको दे रहे हैं और आप उत्तर कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, बताइए 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 बताइए, बताते रहिए। इसका सही उत्तर है, बताइए इन चारों में कौन सही है। वेरी गुड, चिल्का झील। कौन सा, चिल्का झील, है ना। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो चिल्का झील है। और चिल्का झील है कहाँ, उड़ीसा के तट पर, यानी उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और अगर अब बात करता है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत की, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। और बात करेगा बुलर झील है कहाँ पे, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। और 22वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरे बाबा, इस प्रश्न का चर्चा तो मैंने कल एक ऑप्शन में ही कर दिया था। कल के प्रश्न में एक ऑप्शन में दिया हुआ था, उसकी चर्चा मैंने वहीं कर दिया था। अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, या दोदा बेट्टा।
आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, तो उत्तर कीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महेंद्रगिरी चोटी। क्या? महेंद्रगिरी चोटी। यह किस राज्य में है? यह उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में स्थित महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वेरी गुड। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको अगले 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, बताइए किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इन चारों राज्यों में आपको बताना है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में है। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है। आप कमेंट कीजिए, अभी कमेंट कीजिए। यदि अभी पता तो अभी, या फिर खोज के सर्च करके कमेंट करके मुझे बताइए कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ठीक है, आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है या फिर कई बार पूछा भी गया है। तो अगला हमारा प्रश्न है 24वां कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित यानी बांटी गई हैं। आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। पहला कह रहा है, और आपको 5 सेकंड का समय भी दिया जा रहा है। वो 4 ऑप्शन है कि जनसंख्या के आधार पर, या क्षेत्रफल के आधार पर, या गरीबी के आधार पर, या भाषा के आधार पर। प्रश्न आपका है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं, यही आपको बताना है। बताइए दोस्तों। वेरी गुड। तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर है ना। यानी लोकसभा में राज्यों को जो सीटें आवंटित की गई हैं वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। आगे हमारा है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकंड का समय और 4 ऑप्शन। ऑप्शन है गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। बताइए। अच्छा हाँ, आपको यदि अगर पता हो तो आप हमको बता दीजिएगा गृह मंत्री का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है और प्रधानमंत्री का वेतन कितना है। यानी इनको वेतन कितना मिलता, पैसा कितना मिलता है भाई। पैसे के लिए तो कुल कर रहे हैं ना ये लोग, है ना। तो बताइए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पहले इसको बताइए, फिर उत्तर आप कमेंट बाद में कर दीजिएगा कि इनका वेतन कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, यह पदेन सभापति होता है। कैसा सभापति होता है? पदेन सभापति होता है। यह पदेन सभापति से तात्पर्य यह है कि पदेन सभापति से तात्पर्य यह है कि जो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह अपने आप स्वतः ही राज्यसभा का क्या बन जाएगा? सभापति बन जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं पदेन सभापति। आगे है 26वां प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र क्रमशः होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय और 4 ऑप्शन। बताइए, उत्तर कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इसका जो पहला ऑप्शन है, पहला कह रहा है 25 वर्ष और 30 वर्ष, 35 वर्ष। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 30 वर्ष और 35 वर्ष। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 25 वर्ष और 30 वर्ष। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र क्रम से कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष और 35 वर्ष। लोकसभा के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27वां
27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना यानी करियवा सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना। निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहते हैं? आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय और 4 ऑप्शन, तो उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहते हैं? मैग्नीज को कहते हैं, या लोहा को कहते हैं, या कोयला को कहते हैं, या लिथियम को कहते हैं? बताइए। वेरी गुड, इसका सही उत्तर आप लोग बता पा रहे हैं। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों। हाँ, और बताइए, और कमेंट कीजिए, करिए 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 करिए। देखिए, थोड़ा आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब तो आप लोग अंतिम चरण पहुंच गए हैं, और जितने भी लोग देख रहे हैं, यदि उनमें से यदि कोई भी ऐसा है जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, है ना। यही सबसे बड़ी हमारे लिए आपकी तरफ से तोहफा होगा, समझ लीजिए। तो निम्नलिखित में किस खनिज को काला सोना कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है कोयला। क्या दोस्तों? कोयला है। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा 28वां प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? और आपको मिलते 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रथम संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 52वां संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 73वां संशोधन द्वारा, या चौथा ऑप्शन है 74वां संशोधन द्वारा। आपको मिल रहे हैं कुल 5 सेकेंड, और उत्तर कीजिए कि ग्राम पंचायत को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए बताइए बताइए, कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 73वां संशोधन द्वारा। कौन सा? 73वां संशोधन द्वारा। देखिए, 73वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया ग्राम पंचायत को, और 74वां संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? नगर पंचायत को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियों की पहचान की गई है? यानी भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? 7 प्रकार की, 8 प्रकार की, 9 प्रकार की, या 10 प्रकार की? आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय, और आप उत्तर कीजिए। उत्तर कीजिए, चलिए बताते रहिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, वेरी गुड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है दोस्तों? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं? कृपया आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा कि किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं? किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं? अब देखिए, 8 मिट्टी की पहचान की गई है, जिनमें से 4 मिट्टी तो आपको यहीं ऑप्शन में दिख गए, और 4 आपको और पता करना है। ठीक है, तो आपके सामने उत्तर है मरुस्थली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इन चारों मिट्टियों में किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं? तो इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय, और आप उत्तर कीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों काली मिट्टी। क्या? काली मिट्टी। देखिए, ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। सॉरी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। काला सोना तो कोयले को कहते हैं ना। यहाँ पे स्वतः जुताई वाली मिट्टी की बात कर रही है, तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है चरनोजम। किस नाम से? चरनोजम। किस नाम से दोस्तों? चरनोजम। तो काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस नाम जानते हैं? चरनोजम नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का हमारा 30 प्रश्न। और जाते जाते आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चैनल का नाम है बीर सर GS वाले। चैनल को ज़रा सा वीडियो को शेयर भी कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग उसको कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरी एनर्जी का स्रोत है। सो इसलिए आप लोग हमको ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, मुझे कौन कौन से प्रश्न शामिल करने चाहिए, या फिर किस किस विषय के शामिल करने चाहिए। आप अपनी सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो आपको कैसा लगा इसको तो ज़रूर बताना है आपको, है ना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम कल
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।